केस स्टडी देखते हैं। दास एंड द कंपनी एक फर्म है ऑफ द ऑडिटर, उसने ऑफर किया है अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दास एंड कंपनी को ऑफर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा अपॉइंट हो जाइए हमारे ऑडिटर के तौर पे। अब प्रोस्पेक्टिव न्यू क्लाइंट, ये कौन है? एक नया क्लाइंट है। सीए सुकन्या एक पार्टनर है जो कि डील कर रही है नए क्लाइंट से। जब वो मीटिंग कर रही थी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के साथ, तो उसको पता लगा कि सुशांत जो है एक सीएफओ है ऑफ द कंपनी, वो उसका क्लासमेट है। इनफैक्ट दोनों ने सीए साथ में चालू किया था। हाउएवर जो सुशांत है उसने सीए को लेफ्ट कर दिया मिडवे, मतलब उसने छोड़ दिया सीए को क्योंकि उसको रिपीटेड फेलियर्स हो रहे थे सीए के अंदर, इसलिए। एंड ट्राइड हीज लक, और उसने उसका लक आजमाया किसके अंदर? एमबीए फाइनेंस के अंदर, एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन से। ड्यूरिंग द इनिशिएट डिस्कशंस, पहले के डिस्कशंस के दौरान में उसको ये पता लगा कि कंपनी जो है वो लॉन्च कर रही है नई सर्विस किसके फील्ड के अंदर? वेदर फोरकास्टिंग के फील्ड के अंदर। सच सर्विस, ये जो सर्विस है ये अवेलेबल होगी ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। एंड जो भी माइक्रो वेदर इन्फॉर्मेशन है वो भी अवेलेबल की जाएगी पेमेंट के बेसिस के ऊपर, पेमेंट चार्ज किया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी माइक्रो वेदरिंग की। द कंपनी रिक्वेस्ट द ऑडिट फर्म्स, कंपनी रिक्वेस्ट करिए ऑडिट फर्म्स को टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद देयर मार्केटिंग लिस्ट, कि आप हमारे मार्केटिंग भी कर दीजिए। assumes that the firm chooses to accept the offer, assume किया जा रहा है कि फर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी ऑफर एंड राइट करेगी टू द प्रीवियस ऑडिटर, मतलब प्रीवियस ऑडिटर को लिखेगी भी। प्रीवियस ऑडिटर कौन है? वॉकल्स एंड द कंपनी है। कि एडवाइस दीजिए वेदर एग्जिस्ट एनी प्रोफेशनल रीजंस फॉर देम नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफर, मतलब कि कम्युनिकेट किया जा रहा है प्रीसीडिंग ऑडिटर को कि आप हमको बताइए कि हमको रीजंस दीजिए, प्रोफेशनल रीजंस दीजिए कि हम इसको ना एक्सेप्ट करें प्रपोजल को। मतलब ऐसा कोई रीज़न निकलता है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। कौन? दास एंड द कंपनी। हाउएवर द वॉकल्स एंड द कंपनी डू नॉट रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट ऑफ द दास एंड द कंपनी, वॉकल्स एंड द कंपनी ने रिप्लाई नहीं दिया जो भी रिक्वेस्ट दास एंड द कंपनी ने की थी उसको। During the preliminary discussions, it is also become known that the said company has acquired all the shares of the another company. प्रिलिमिनरी डिस्कशंस में ये पता लगा कि जो सेट कंपनी है उसने एक्वायर्ड कर ली है दूसरी कंपनी को। अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दोनों कंपनी का, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा एंड उसको ऑडिट करना पड़ेगा। डिस्पाइट ऑफ द नॉलेज, ये जानते हुए भी दास एंड द कंपनी फेल्ड हो गया उसको एडवाइस करने के लिए उसके क्लाइंट को रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द कंपनी ऑल्सो ऑफर, कंपनी ने ऑफर किया ऑडिटर को कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग द IT सर्विसेज पर्टेनिंग टू द इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ द कंपनी, कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम का भी सर्विस आप ही लो, मतलब ऑडिटर को बोल रहा है कि आप हमारी IT सर्विस का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, ऑडिटर को बताया जा रहा है। बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चंस, जो भी हमको अबव क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन द अबव आंसर कीजिए फॉलोइंग क्वेश्चंस को, मतलब जो भी हमने केस स्टडी पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर करना होगा हमको। Considering the discussion about the Sukanya and the Sushant, which of the following statement seems most appropriate? दोनों के अंदर क्या most appropriate रहेगा? The above discussion is irrelevant in the context of the proposed offer, या about ये जो भी दिया गया था डिस्कशन से ये relevant होगा proposed offers को लेकर। The proposed offer should be accepted by the firm, या proposed offer को accept कर लेना चाहिए फर्म के द्वारा। The engagement team may be headed by the CA Sukanya for better coordination and the result, सीए सुकन्या को इसको क्या करना पड़ेगा? हेड करना पड़ेगा, मतलब लीड करना पड़ेगा बेटर कोऑर्डिनेशन एंड रिजल्ट के लिए। द प्रपोज्ड ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म, क्या ये प्रपोज ऑफर एक्सेप्ट की जाएगी फर्म के द्वारा। जो एंगेजमेंट टीम है मे बी हेडेड बाय द डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स, जो एंगेजमेंट टीम है उसको हेडेड मतलब लीड किया जाएगा डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ द फर्म के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर सी आएगा। क्यों यहाँ पर सी आएगा? सुकन्या तो कर ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया? CFO उसका दोस्त ही निकला, यानी उसका बैचमेट ही निकला, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? तो प्रपोजल ऑफर, जो प्रपोज्ड ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा फर्म के द्वारा। एंड जो एंगेजमेंट टीम है वो हेडेड की जाएगी, मतलब लीड की जाएगी किसके द्वारा? डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ द फर्म के द्वारा। कीपिंग इन द व्यू रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद द कंपनीज न्यू सर्विसेज, आइडेंटिफाइड कीजिए विच टाइप ऑफ थ्रेट इज बीइंग फेस्ड बाय द ऑडिट फर्म, कौन सी टाइप की थ्रेट ऑडिट फर्म फेस करेगी यहाँ पर। जो न्यू सर्विस जो है किसकी? वेदर फोरकास्टिंग की सर्विस थी, अगर उसके साथ एसोसिएट हो जाती है तो कौन से टाइप की थ्रेट, मतलब उसको मार्केटिंग करने की ऑफ़र दी जा रही थी कि आप ऑडिट फर्म्स को मार्केटिंग करने की ऑफ़र दी जा रही थी कि आप हमारा इस वेदर फोरकास्टिंग का मार्केटिंग कीजिए। तो उसके अंदर कौन सी थ्रेट आ रही है यहाँ पर? तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियर थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, कौन सी थ्रेट आ रही है? तो यहाँ पर आएगी एडवोकेसी थ्रेट, मतलब पब्लिशमेंट जो होता है, मार्केटिंग जो होता है वो किस में आता है? एडवोकेसी थ्रेट्स में आता है।
The previous auditor workers on the company have not replied to the communications of Das and the company. Which fundamental principle of the professional ethics is not followed by them? कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं किया गया किसके द्वारा? वॉक्स इन द कंपनी के द्वारा। उसने रिप्लाई नहीं दिया दास एंड कंपनी को। तो प्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। दास एंड द कंपनी हैव फेल्ड टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स इज वायोलेटेड बाय द दास एंड द कंपनी? तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड द ड्यू केयर को वायोलेट किया गया है। Which of the following statement is most appropriate regarding the providing offer of the work of the IT services by the auditors of the company? जो IT सर्विस की ऑफ़र दी जा रही है ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर को कंपनी के द्वारा, वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स उसके अंदर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? ऑफ़र की जा रही है IT सर्विसेज बाय द ऑडिटर टू द कंपनी। ऑडिटर जब ऑफ़र करा IT सर्विसेज किसको? कंपनी को। तो such offer may create a self-review threat, such offer may create the advocacy threat, such offer does not create the constitute any threats, such offer may create the self-review and advocacy threat। कौन सा आएगा? तो ये जो भी ऑफर है ये क्रिएट करेगा क्या? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर हम ही IT सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, ऑडिटर ही IT सर्विस प्रोवाइड कर देगा, तो ऑडिटर क्या करेगा? खुद का काम खुद ही चेक करेगा, इसलिए यहाँ पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो जाएगी। MCQs बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाइड कीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ऐसा 220 अप्लाइड किया जाता है एट द लेवल ऑफ द फर्म। SQC1 इज premised on the basis that the firm is subject to the Asset 220. Asset 220 is premised on the basis that the firm is subject to the SQC1. Asset 220 applied to all the engagement। तो यहाँ पर सी आंसर आएगा। Asset 220 जो है वो premised है on the basis of the firm is subject to the SQC1। सी मतलब SQC1 का स्कोप बड़ा होता है, Asset 220 का स्कोप छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर Asset 220 जो होता है वो प्रीमाइज्ड किया जाता है किसके बेस के ऊपर? ऑन द फॉर्म सब्जेक्ट टू द SQC1। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में इंक्लूड किया जाता है बीइंग विजिलेंस टू द कंडीशंस दैट माइट इंडिकेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्रॉड। आंसर क्या था? डी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में इंक्लूड किया जाता है विजिलेंस टू द कंडीशंस दैट माइट इंडिकेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द फ्रॉड। मतलब ध्यान रखना है, नज़र रखनी है ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पर हमको ये लग रहा है कि पॉसिबल फ्रॉड हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रोफेशनल एथिक्स? कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है प्रोफेशनल एथिक्स को गवर्न करने के अंदर? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड द ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेफगार्ड टू द इंडिपेंडेंस। सेफगार्ड टू द इंडिपेंडेंस नहीं है। Which of the following is not necessary to establish the preconditions for an audit? तो यहाँ पर क्या आएगा? B। Acknowledgement of the cooperation from the management in the designated audit procedures। ये necessary नहीं होता establish करने के लिए precondition of the audit। Identified the most appropriate statement in the context of the SQC1। Assembly of the engagement files should be completed in not more than 60 days after the date of the auditor's report in case of the audit engagement। तो यही आएगा इसके अंदर ए। जो असेंबल करना होता है एंगेजमेंट फाइल को वो कंप्लीट हो जाना चाहिए नॉट मोर देन 60 डेज़ के अंदर। आफ्टर कब से? आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट के केस में आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट 60 डेज़ काउंट करने हैं और उसके अंदर आपको क्या कर देना है? ऑडिट फाइल्स को असेंबल कर देना है, एंगेजमेंट फाइल्स को असेंबल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नवंबर 23 का क्वेश्चन पेपर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मेसल्स ABC एंड एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ऑफ OPQ लिमिटेड का आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट। वो फाइनलाइज तक पहुंच चुके हैं ऑडिट रिपोर्ट के ऑफ द कंपनी, बट इन द व्यू देयर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, वो लोग को ऑब्टेन नहीं हुआ है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दे वुड लाइक टू डिस्क्लेम देयर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो चाहते हैं कि वो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दे। एक्सप्लेन द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेसल्स ABC एंड एसोसिएट्स को परस्यूएंट किया जा रहा है टू SS 700 के हिसाब से। हाउएवर दे विल एड्रेस द की ऑडिट मैटर। कैसे वो एड्रेस करेंगे की ऑडिट मैटर्स को? सेक्शन के हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद द SS 701 के हिसाब से। व्हेन दे आर एक्सप्रेसिंग द डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की ऑडिट मैटर क्या उनको नाकनी पड़ेगी जब वो डिस्क्लेमर दे रहे हैं ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो ये भी बता दीजिए हमको।
तो ऐसे 700 के हिसाब से रिक्वायर्ड किया जाता है कि अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन, अगर ऑडिटर को मिला नहीं है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जब वो कंक्लूड कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे फ्री है फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, मॉडिफाइड कर देगा उसके ओपिनियन को अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऐसे 705 के हिसाब से। ऐसे 705 रिक्वायर्ड करता है कि व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम, जब ऑडिटर डिस्क्लेम करता है उसका ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द इनएबिलिटी, उसकी इनएबिलिटी को लेकर ऑब्टेन नहीं हुआ है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शेल, ऑडिटर क्या करेगा, स्टेट करेगा, मतलब लिखेगा कि डस नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ओपिनियन को ऑन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो लिखेगा स्टेट दैट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर जो भी डिस्क्राइब की गई है बेसिस फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन के हिसाब से ऑडिटर को मिला ही नहीं है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो प्रोवाइड कर पाए बेस फॉर द ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अमेंड द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय द एस 700 रिवाइज्ड के हिसाब से, विच इंडिकेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है जो कि ऑडिट किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड टू स्टेट दैट द ऑडिट वॉज एंगेज्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया गया, हम ये लिखेंगे कि हम एंगेज्ड हैं, क्या है, हम ऑडिटर वॉज एंगेज टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे 705 के हिसाब से रिक्वायर्ड किया जाता है अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉज एंड द रेगुलेशंस, जब तक लॉ रेगुलेशन ना बोले वहाँ तक। वैन द ऑडिटर डिस्क्लेम, जब भी ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर रिपोर्ट शेल नॉट इंक्लूड द की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर इसके अंदर नाका नहीं जाता है जब भी डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दिया जाता है तब, इन अकॉर्डेंस विद द 701 के हिसाब से। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखते हैं, जब ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि क्योंकि उसकी इनेबिलिटी रही है ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर अमेंड करता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे 700 रिवाइज के हिसाब से। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ओनली फॉलोइंग्स अ स्टेटमेंट, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, या तो आप ऊपर का लिख सकते हो या नीचे का लिख सकते हो। अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट लगाएगा वो कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंडक्ट करने के लिए ऑडिट ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग एंड टू इश्यू द ऑडिट रिपोर्ट। उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा क्या है, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एंटिटी के उसका ऑडिट कंडक्ट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे के हिसाब से एंड इश्यू किया जा रहा है ऑडिट रिपोर्ट। स्टेटमेंट्स दैट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लगाएगा, उसका स्टेटमेंट लगाएगा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए गए हैं हमने वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से है एंड हम इश्यू कर रहे हैं रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को। ये तो उसकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट करेगा हाउएवर बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब, जो भी मैटर डिस्क्राइब की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन सेक्शंस के अंदर, ऑडिटर वॉज नॉट एबल टू ऑब्टेन, ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि वो प्रोवाइड कर पाए बेसिस फॉर द ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑडिटर इंडिपेंडेंसी, ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी का स्टेटमेंट्स एंड अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी रिक्वायर्ड की गई है 700 के हिसाब से, उसका भी यहाँ पर स्टेटमेंट लगाएगा। अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन, जब भी ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है तो ऑडिटर रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता की ऑडिट मैटर्स को, सेक्शन की ऑडिट मैटर के सेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द 701 के हिसाब से। Strain the relationship between the management and the current or the preceders auditor is one of the risk factor relating to the misstatement arising from the fraudulent financial reporting. Mention such circumstances. कौन से ये circumstances है जहाँ पर दोनों के भेदभाव मिलते हैं, जहाँ पर दोनों के ऊपर प्रेशर होता है, दोनों का डिसएग्रीमेंट होता है, यानी दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है, मैनेजमेंट एंड करंट या तो प्रेसिडिंग ऑडिटर का। स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द करंट एंड द प्रेसिडिंग ऑडिटर, ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि जहाँ पर मिस स्टेटमेंट अराइज हुआ है फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज एग्जिबिटेड एज फॉलोज, नीचे दिए गए हैं ये सारे फैक्टर्स। कब कब ये दोनों हो सकता है, कब कब जो बोलते हैं ना मतभेद हो सकता है दोनों के बीच में। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, दोनों में झगड़े हो रहे हैं विद द करंट एंड द प्रेसिडिंग ऑडिटर्स ऑन द अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या तो रिपोर्टिंग मैटर्स, अकाउंटिंग को लेकर, ऑडिटिंग को लेकर या तो रिपोर्टिंग मैटर्स को लेकर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं करंट या तो प्रेसिडिंग ऑडिटर्स के साथ मैनेजमेंट के। अनरीजनेबली डिमांड्स ऑन द ऑडिटर सच एज अनरियलिस्टिक टाइम कंस्ट्रेंट रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट और द इश्यूएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट,
ऑडिटर पर प्रेशर डाला जाएगा, अनरीजनेबली डिमांड की जाएगी ऑडिटर को कि आप हमको अनरियलिस्टिक टाइम में, मतलब इतने समय में तो पूरा करके ही दे दीजिए हमको ऑडिट रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, या तो इश्यूएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, इतने समय में हमको ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए। रेस्ट्रिक्शंस डाले जाएंगे ऑन द ऑडिटर दैट इनअप्रोप्रिएटली लिमिट्स द एक्सेस टू द पीपल्स, कि आप इन लोगों से मिल नहीं सकते, आप इन लोगों से बात नहीं कर सकते, या तो आपको इन्फॉर्मेशंस नहीं दी जाएगी उसकी, या तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, आपको दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने ही नहीं दिया जाएगा, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाएगा। डोमिनियरिंग मैनेजमेंट बिहेवियर इन डीलिंग विद द ऑडिटर, मैनेजमेंट का डोमिनियरिंग बिहेवियर मतलब मैनेजमेंट भारी पड़ रहा है किसके ऊपर, ऑडिटर पे। मैनेजमेंट का बिहेवियर ही ऐसा है कि वो ऑडिटर को चीज़ें बता ही नहीं रहा है या टाल रहा है। स्पेशली इन्वॉल्विंग द अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द स्कोप ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स, यहाँ पर अटेम्प्ट किया जाता है क्या कि ऑडिटर की स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, ऑडिटर के वर्क में बाधाएं डाली जाए। और सिलेक्शंस या तो कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोफेशनल पर्सनल असाइन टू, या तो कंसल्टेटेड ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट, जो भी पर्सन जो कि ऑडिट एंगेजमेंट के साथ असाइंस है, या तो कंसल्ट किया जा रहा है ऑडिट एंगेजमेंट के साथ, उनको वो इन्फॉर्मेशंस या उन जिनसे उनके बात करनी है उनसे करने ही नहीं दी जाएगी, वैसा किया जाएगा। तब भी ये क्या होगा, तो उन लोगों के बीच में भेदभाव होगा। सी देखते हैं, द एंगेजमेंट पार्टनर शेल फॉर्म अ कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाइज टू द ऑडिट एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो फॉर्म करता है कंक्लूजन कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस को लेकर ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर जो अप्लाइड किया जाता है उसके अंदर। स्टेट द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट एज पर द ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए क्या रिलेवेंट रिक्वायरमेंट होगी ऐसे 220 के हिसाब से, ऐसे 220 क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज पर ऐसे 220 एंगेजमेंट पार्टनर फॉर्म करता है कंक्लूजन्स ऑन द कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, जहाँ पर अप्लाइड किया जाता है ऑडिट एंगेजमेंट को। इन डूइंग सो, ये करते हुए एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम the firm to identify and evaluate the circumstances and the relationship that creates the threats to the independence। obtain करेगा मतलब लेगा informations from the firm से, जहाँ पर वो ये पता लगाएगा, आइडेंटिफाइड करेगा एंड इवेल्यूएट करेगा, कि कौन सा सर्कमस्टेंसेस हैं एंड रिलेशनशिप हैं जो थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। इवेल्यूएट करेगा इन्फॉर्मेशंस को ऑन आइडेंटिफाइंग द ब्रेच, वो जो भी इंफॉर्मेशंस मिली उससे वो इवेल्यूएट करके ये पता लगाएगा कि कहाँ पर लॉ टूट सकता है, इफ़ एनी। द फर्म इंडिपेंडेंस पॉलिसी एंड द प्रोसीजर टू डिटरमाइन, उसके हिसाब से वो फर्म की इंडिपेंडेंट पॉलिसी प्रोसीजर बनाएगा। वेदर दे क्रिएट द थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस, क्या ये क्रिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की थ्रेट्स को फॉर एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट। टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस, उसके बाद वो एक्शंस लेगा एलिमिनेट करने के लिए इन थ्रेट्स को, या तो रिड्यूस करने के लिए टू द एन एक्सेप्टेबल लेवल अप्लाइंग द सेफगार्ड लगा के उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा एक्सेप्टेबल लेवल तक, या तो अगर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएटली जब भी लगता है तो वो विड्रॉल कर सकता है ऑडिट एंगेजमेंट को। वेयर विड्रॉल इज परमिटेड, जहाँ पर विड्रॉल परमिट होगा लॉ रेगुलेशंस के द्वारा तब वो विड्रॉल कर सकता है। द एंगेजमेंट पार्टनर शेल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट, जब वो विड्रॉल करा तो एंगेजमेंट पार्टनर को इसको प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत ही रिपोर्ट करना पड़ेगा उसके फर्म को कि फर्म की इनएबिलिटी है टू रिजॉल्व द मैटर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शंस। मतलब फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं, उसका रीज़न देना पड़ेगा इनएबिलिटी का। As per the Rule 11G of the Companies Audit and Auditor Rule 2014, auditors' report should state whether the accounting software used for maintaining its books of the account has the features of recording audit trails, edit log facilities। रूल 11 जो आया था कंपनीज ऑडिट ऑडिटर रूल 2014 के अंदर, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का जिक्र किया था कि ऑडिट ट्रेल्स तो होना ही चाहिए कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अंडर द रूल 11G। ऑडिटर्स रिपोर्ट सेल रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट होना चाहिए ऑन द फॉलोइंग मैटर इन अकॉर्डेंस विद द रूल 11G ऑफ द कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट 2014 के हिसाब से। वेदर, क्या जो कंपनी है वो यूज़ कर रही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या कंपनी ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जहाँ पर उसका फीचर है ऑडिट ट्रेल का, जिसको एडिट लॉग भी बोलते हैं, एडिट लॉग फैसिलिटीज़ है। एंड क्या
ये जो एडिट लॉग फैसिलिटीज़ या ये जो ऑडिट ट्रेल है ये ऑपरेट किया गया है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल सारे ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उसके ऊपर ऑडिट ट्रेल लगाया गया था। सेकंड, ऑडिट ट्रेल फीचर हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड विथ, ये जो भी ऑडिट ट्रेल का फीचर्स है इसको टेम्पर्ड नहीं किया गया है, मतलब इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस नहीं किए गए हैं, इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। द ऑडिट ट्रेल हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन। जो भी ऑडिट ट्रेल है उसको प्रिजर्व किया गया है, मतलब ऑडिट ट्रेल्स के अंदर क्या होता है, किसने लॉगिन किया, किसने एंट्री की, किसने डिलीट किया, किसने मॉडिफाइड किया, ये सब का रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। तो उसको पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है ना, प्रिजर्व किया गया है ना कंपनी के द्वारा स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड के तौर पे फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन, और उसको संभाल के रखा गया है ना कंपनी ने। ये सब का रिपोर्टिंग कौन करेगा, ऑडिटर अपने रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करेगा। रूल 11G के हिसाब से ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014।